ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम। तो राजेश भाई, हम ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर हाजिर हो गए हैं और आज है हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो आज प्रायोजित कार्यक्रम में विषय है गन्ने में सफसली खेती और खरपतवार नियंत्रण। जी बिल्कुल राजेश भाई, और देखिए हमारे किसान बहन भाई जो हैं गन्ने की खेती करते हैं, लेकिन जो गन्ना है वो लंबे समय में तैयार होने वाली फसल है। ऐसे में हमारे किसान भाई गन्ने के साथ साथ ऐसी कौन सी सहफसली खेती करके अधिक लाभ ले सकते हैं, तो इसी से संबंधित आज का हमारा विषय है। और आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य प्रबंधक कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली। जी बिल्कुल, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सूरज भान, वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद में, और हमारे जो फोन नंबर हैं वो है 23421082 और दूसरा नंबर है 23421083। इन दोनों नंबरों से पहले आप 011 अवश्य डायल कर लें। तो आपकी जो भी गन्ने की फसल से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, या उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जो गन्ने की फसल में जानकारियां होती हैं, या खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, वो भी आप पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञों से। जी, तो आपको सीधी लिए चलते हैं अपने स्टूडियो शिवनंदन जी के पास। गन्ने की पाठशाला इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। डॉक्टर तेवतिया जी, डॉक्टर सूरज भान जी, दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। और जिस तरीके से आज का हमारा विषय है गन्ना फसल में सहफसली खेती और खरपतवार नियंत्रण। जी, गन्ना एक ऐसी फसल है कि जब उसकी बिजाई की जाती है तो उसको उगने में भी काफी समय लग जाता है, और उसकी बढ़वार होती है, बढ़वार होते होते काफी समय लगता है। तो इस बीच जो समय होता है गन्ने की फसल का खेत वो खाली रहता है, और उसमें जो हमारे किसान भाई कुछ न कुछ दूसरी फसल लेना चाहते हैं, तो जिससे एक तो उसमें खरपतवार नियंत्रण भी होगा, दूसरे उनकी जो कृषि क्रियाएं हैं एक साथ दो फसलों के लिए होंगी, तीसरा बीच में कुछ उत्पादन भी मिलेगा उनको। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारा ये सवाल है कि गन्ने की फसल के साथ साथ कौन सी अन्य फसलें हैं जिनको हमारे किसान भाई सहफसली के रूप में ले सकते हैं? देखिए, जो गन्ने के साथ में सहफसली खेती के रूप में लेना भी चाहिए, और पहले से भी लोग लेते आए हैं किसान भाई, और लेना भी चाहिए। उदाहरण के तौर पर ये बताएं कि अगर एक ही फसल के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो उतनी इनकम नहीं हो पाती, और खासकर गन्ने की फसल तो एक साल में एक ही फसल ली जाती है, तो इसके साथ में तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम ऐसी ऐसी फसल लें जिससे हमें ज्यादा इनकम हो सके। जैसे अगर ऑर्गेनिक मैटर कम है तो उर्द मूंग की भी फसल ले सकते हैं, 2 लाइन लग जाएंगी, उर्द की लगाएं या मूंग की फसल की लगाएं। इसी तरह से अगर आप
मक्का की फसल लेना चाहते हैं तो मक्का की फसल ले सकते हैं। मक्का की 3 रूप से फसल ली जा सकती है, एक तो आपकी दाने के रूप में, एक भुट्टे के रूप में और एक बेबी कॉर्न के रूप। सबसे ज्यादा अच्छी इनकम होगी बेबी कॉर्न के रूप में अगर लें तो बेबी कॉर्न के रूप में लेंगे तो आपकी 60, 65, 70 दिन में फसल पक के तैयार हो जाती है। और इसके बेबी कॉर्न के लिए ज्यादातर स्पेशल वेराइटी है, जैसे BL 42 है, MES 1114 है। और अगर ये भी किसान भाई को अगर वैरायटी मक्के की नहीं मिल रही है तो कोई भी देसी प्रजाति की मक्का जिसके दाने छोटे हों जी, जो दाने अगर हाइब्रिड लेंगे या कंपोजिट लेंगे तो फिर उनमें एकदम दाना बढ़ता है। और बेबी कॉर्न की क्वालिटी का ही यही है कि दाना उसमें स्पष्ट रूप से लाइन बन जाए पर दाना ना बन पाए सकता है। जिस तरीके से आपने बेबी कॉर्न या मक्के का जिक्र किया है जी, डॉक्टर तेवतिया जी, जानना चाहूंगा कि आप सहमत हैं, क्योंकि गन्ने की फसल भी बढ़ती है और जो मक्का की फसल है इसकी भी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, तो ये क्या दूसरी फसल को प्रभावित तो नहीं? मैं पार्शियली डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ। अगर ये बोने के साथ साथ ही बो दी जाए, जैसे ही गन्ना बोए जी तभी बो दी जाए और 2 महीने के अंदर में काट ली जाए, तब तक पौधे को इतना बड़ा होने में टिल्लिंग स्टार्ट होती है इसकी लगभग 2.5 से 3 महीने पे टिल्लिंग स्टार्ट होती है गन्ने की। जी हाँ, तो टिल्लिंग से पहले वो गन्ने का खेत साफ होना चाहिए, नहीं तो छाया का जो इफेक्ट होगा उससे टिल्लिंग पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा एक और फर्क पड़ता है कि गन्ने में जो हमारी टॉप बोरर लगता है जी, तो गन्ने की फसल जैसे मजबूत है और मक्के की फसल गन्ने से कमजोर है, तो हमारा जो टॉप बोरर है वो माइग्रेट कर जाता है मक्के की फसल के ऊपर, तो हमारी मेन फसल जो गन्ने की है उसमें कीड़े लगेंगे। ये भी है एक कारण है इसका मक्का साथ लेने का, क्योंकि मुलायम की तरफ कीड़े का कोई भी हो, बूढ़ा आदमी हो या कोई भी कीड़ा हो, वो उसे मुलायम फसल मिलेगी, उसे जल्दी काटता है वो। तभी कहते हैं कि थोड़ा बहुत चारे के रूप में ज्वार फेंक देनी चाहिए अगर सह फसली खेती नहीं ले रहे हैं, तो ज्वार भी कम मुलायम है तो कीड़ा उधर हो जाता है और मतलब 60 दिन या 70 दिन में हम चारा काट लेते हैं तो वो कीड़ा हमारी खेत में नहीं रह पाता। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, किसान भाइयों इस समय आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम जिसका विषय है गन्ना फसल में सह फसली खेती और खरपतवार नियंत्रण। और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य प्रबंधक हैं कृषि विज्ञान इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में, और दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सूरज भान, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद में। तो डॉक्टर साहब, किसान भाई जो हमारे फोनों का इंतजार कर रहे हैं उनका हम एक बार नंबर फिर से बता देते हैं, 23 42 10 82, 23 42 10 83। जो भी हमारे किसान भाई मोबाइल से फोन करते हैं तो दिल्ली का STD कोड 011 मोबाइल से पहले लगाकर डायल करें तो निश्चित तौर पे हमारे विशेषज्ञ से आपकी बात हो जाएगी। तो तेवतिया जी, जैसे कुछ किसान भाइयों ने गन्ने की शरतकालीन बिजाई करी थी और कुछ ने बसंतकालीन करी और कुछ अभी कर भी रहे हैं, तो अभी अगर कोई गन्ने की फसल लगाना चाह रहा है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जिन्होंने आप कहा कि कुछ अक्टूबर में की, कुछ कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं जी, जिन्होंने अक्टूबर में की उनको सह फसली खेती, मैं उम्मीद करता हूं जो प्रोग्रेसिव किसान होंगे तो उन्होंने प्याज, लहसुन और आलू की सह फसली खेती को पसंद किया होगा जी। लेकिन आप कह रहे हो कि अब अगर कोई बोता है आगे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डॉक्टर साहब, माफी चाहूंगा, एक किसान भाई का फोन। हेलो हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। इंद्रवीर तेवतिया, गांव नक्थुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर जी। जी तेवतिया जी, डॉक्टर साहब ने सह फसली खेती में मक्का, मूंग और उड़द के बारे में बताया और खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की करनी पड़ेगी जी। तो इसके साथ अगर टमाटर या कचरिया, जिन्हें सैंड कचरिया कहते थे पहले, या खरबूजे लगा दिए जाएं तो इससे भी क्या सह फसली खेती संभव है? हाँ, ये भी आप कर सकते हैं। आप टमाटर भी लगा सकते हैं, भिंडी भी लगाते हैं लोग। इसके साथ साथ में जैसे बुलंदशहर के नजदीकी बुलंदशहर में भी कुछ किसान हैं, हल्दी लगाते हैं, हापुड़ में भी हल्दी लगाते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ये जानना होगा कि आप दूरी की रख रहे हैं, लाइन से लाइन टू लाइन करने की। हाँ। उस पर डिपेंड करेगा। लाइन से लाइन
लाइन की दूरी तो लगभग 1.5 फीट का होती है लेजर में। भाई 1.5 फुट में तो अंतर फसली जो खेती है रिकमेंडेड हम नहीं करते। 4 फुट की दूरी पे अगर बो रहे हैं डिस्टेंस में तो आपको फिर सह फसली को जाना चाहिए। 1.5 फुट तो कुछ होता ही नहीं, फिर तो उसमें थोड़े से बड़ी होते ही तो वो गन्ने के सारे पत्ते ही ढक लेंगे उसको। जो रेजर है ना हमारे यहाँ 4 फीट का है और एक रेजर है 6 फीट का। हाँ, तो उससे 1.5 फीट पे है पाली। अच्छा 1.5 फीट पे, अच्छा अच्छा, ज्यादा नजदीक कर दिए। तो बहुत कम है। 90 सेंटीमीटर तो वैसे ही कहते हैं कि 90 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए 3 फुट पे कम से कम। तो डॉक्टर साहब अगर ये 1.5 फीट के हैं तो एक पाली बीच में खाली छोड़ दें। हाँ, एक हाँ तो 3 फुट हो जाएगी। हाँ, 3 फुट हो जाएगा। हाँ। बीच वाली को निकाल दो भाई, 3 फाली होंगी ना इनकी। कितनी, 3 फाली है 4 हैं? रेजर में फाली है जी 6 फाली है। और कितने फुट का है? 1.5 फीट पे एक। 1.5 और फीट, रेजर हापुड़ का बना हुआ है जी। 1.5 फुट पे एक है तो 3 दूनी 6, तो 6.5 फीट की चौड़ाई होनी चाहिए उसकी। हाँ जी, एक लाइन छोड़ के एक बंद कर दें फाली निकाल के, तो दूरी 90 सेंटीमीटर। 1 एकड़ में थोड़ा सा दूरी बढ़ा के देखिए तेवतिया जी, और 1 रो में बोइए तो गन्ना मोटा होगा, ट्रिलिंग ज्यादा होगी, और शुरू में आपको इंटर क्रॉपिंग करने के लिए भी अच्छी जगह मिलेगी। निराई गुड़ाई अच्छी तरह होगी, आपकी जुताई उताई कर सकते हो आप। छोटे पावर टिलर आते हैं छोटे छोटे, उनसे कर सकते हो। और आपके यहाँ है सुंदरपाल तेवतिया हैं, उनके पास है एक छोटा सा टिलर, वहां भी देख सकते हो आप जाके। तो थोड़ा सा बढ़ा के देखिए। हम भी पहले इसी से बोते थे, लेकिन इसको हमने इंक्रीज किया है। अब हमने 32 इंच पे बोई है अब की बार जो गन्ना बोया है, और हम बढ़ाते ही जा रहे हैं। पहले 30 इंच पे बोई थी, हमको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं उसमें। बस एक बात का ध्यान रखना है, जब आप दूरी बढ़ाएं तो कूड़ों में जो है जर्मिनेशन ज्यादा होना चाहिए, उसमें आपके पास पास होने चाहिए गन्ने। नहीं तो एक तो आपने लाइन भी दूर दूर कर दी, और खूड़ में भी अगर दूर दूर हो गए, पॉपुलेशन कम हो गई, तो पैदावार घटने के चांस है। बाकी अगर पॉपुलेशन आपकी कूड़ में ठीक है और आपने दूरी बढ़ा दी है लाइन से लाइन, तो पैदावार निश्चित रूप से आपकी बढ़ेगी। ठीक है, फोन करने के लिए तेवतिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे भी किसान हैं जो वैज्ञानिक रिकमेंड करते हैं कि इतनी दूरी होनी चाहिए, उससे बहुत नजदीक भी बिजाई करते हैं, तो इसका तो उत्पादन पे बहुत प्रभाव पड़ता होगा। गन्ना बहुत पतला रह जाता है। देखो मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है जी, कि ये कम क्यों करते हैं इसको। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल इनको पता नहीं है कुछ भी। यह है क्या है, ये डायरेक्ट गन्ना बोते हैं और ये गेहूं काटने के बाद में बोते हैं। उस समय अंकुरण क्षमता बहुत घट जाती है, तो ये इतने पास पास में भी बो के जो इनकी पॉपुलेशन होती है वो उतनी ही होती है जो अगर सही से अंकुरण दूरी दूर पे बोने पे होती है, तो वो अपने आप ही उनकी दूरी बन जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन क्या है कि वो लाइन में कोई कहीं मिलेगा, कोई कहीं, कोई कूड़ पूरा खाली मिलेगा 10 फुट तक, कोई 4 फुट तक खाली मिलेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जो सारे डायरेक्ट बोते हैं वो अंकुरण नहीं हो पाता इनका। तो इनको ये डर लगा रहता है कि कहीं दूरी बढ़ाने पे हमारा उत्पादन न घट जाए, इसीलिए मैंने इनको विशेष रूप से कहा। जैसे किसान कभी कभी बीज ज्यादा डाल देते हैं। हाँ, तो वो नुकसान हुआ ना बीज ज्यादा डालने से। नहीं, बीज ज्यादा इसलिए डालते हैं, ये इनको ये खतरा रहता है अंकुरण कम होगा, तो अंकुरण लेने के लिए बीज ज्यादा डालते हैं। लेकिन ये है कि अगर ये दूरी बढ़ाएंगे तो बीज इनको ज्यादा ही डालना पड़ेगा उसमें फिर अंकुरण लेने के लिए। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से। हाँ, कैसे हैं डॉक्टर सितारे जी? अच्छा, बहुत दिन बाद बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। ऐसा मत किया करो, जल्दी जल्दी किया करो। हाँ, बताइए। हमारी गन्ने की पाठशाला चली हुई है जिसमें जी। आप क्या सवाल है आपका? क्या हमारे गन्ने की अच्छी किस्म बताएं और उससे कीड़ा के प्रकोप का बचने का उपाय बताएं। कीड़ा जिसमें नहीं लगेगा है COL के 14201, बहुत हार्ड क्रॉप है और कीड़ा भी नहीं लगेगा। COL के 14201 14201 लखनऊ से निकली हुई है। हाँ, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बता रहे थे कि इस फसली में आपने कई फसलों के नाम लिए, तो उनको अगर कोई लगाना चाह रहा है
जी। तो किन बातों का ध्यान रखें जिससे दोनों फसलों का उत्पादन प्रभावित ना हो? देखिए, एक तो ये है कि देखिए गन्ने के साथ में एक बड़ी दिक्कत है किसान भाइयों के साथ में कि बहुत कम किसान भाई हैं जो सरसों काटने के बाद में गन्ना लगाते हैं। तो सरसों काटने के बाद में गन्ना लगाते हैं तो करीब करीब उनका टाइम से करीब हो जाता है, जैसे 15 फरवरी से 15 मार्च तक सही टाइम होता है। तो इनका तो सही टाइम से बुवाई हो जाती है। तो अगर इसमें अगर हल्दी भी ले रहे हैं या उड़द भी ले रहे हैं, मूंग भी ले रहे हैं या आपकी मक्का भी ले रहे हैं, अगर मक्का भुट्टे के रूप में ले रहे हैं तो भी 60-70 दिन से ज्यादा 75 दिन चलेगी, और बेबी कॉर्न के रूप में ले रहे हैं तो 60-65 दिन में ही खेल खत्म हो जाएगा। तो एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो किसान भाई जो गेहूं के बाद में जाके अप्रैल के लास्ट मई तक चले जाते हैं बुवाई करते हुए, तो उनके लिए एक बात बड़ा विशेष ध्यान देने की बात है कि वहां पे अगर सह फसली खेती लेते हैं तो उर्द मूंग ही ले सकते। फिर वहां पे अगर मक्का लेंगे या और कोई हल्दी की फसल लेंगे तो मेन फसल जो गन्ने की है वो प्रभावित होगी। दूसरा, अभी तेवतिया जी ने ये बताया था कि वो गन्ना बीज ज्यादा डालते हैं और दूरी कम करते हैं। देखिए, गन्ने का ये कैरेक्टर होता है कि जितना लंबा आप बोओगे तो उसमें आंखें कम झंकेगी, क्योंकि जो अंदर का भोजन होता है वो जब कटा है गन्ना उसकी तरफ मूव करता है, किनारे की आंख की तरफ। इसीलिए पहले कहते थे कि हम 3 आंख का गन्ना बोए, कांची पे कांची चढ़ा के, आंख पे आंख चढ़ा के। कांची पे कांची करते हैं तो आंख पे आंख लग जाती है, तो 2 आंख एक साथ टच हो जाती हैं, तो वहां पे कल्ले एक साथ ज्यादा निकलते हैं। तो इसीलिए जो किसानों की पद्धति है ज्यादातर वो एक गन्ने में 3 टुकड़े करेंगे, ये देखेंगे ही नहीं कि कितनी आंखें हैं, तो वहां पे पौधों की संख्या कम हो जाती है, तो उत्पादन सीधा प्रभावित होता है। तो किसान भाइयों को मेरी सलाह है कि ज्यादातर कोशिश करें कि 2 आंख का गन्ना बोएं। 2 आंख का बोएंगे कि दोनों आंखें जमेंगी, और 3 आंख का बोएंगे तो कांची पे कांची चढ़ा के बोएं, जिससे 2 आंखें आपकी नजदीक हों। तो जहां पे एक साथ इफेक्टिव टिलर्स जो निकलने की बात होती है वो एक साथ इफेक्टिव टिलर्स ज्यादा निकलेंगे, उत्पादन आपका अच्छा आएगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बात आपसे जारी रखेंगे, लेकिन एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी। हाँ, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी। मैं जानना चाहूंगा कि गन्ने की जो अच्छी प्रजातियां होती हैं उनके नाम जानना चाहता हूँ। नई वैरायटी आप लिखेंगे? आपने पेन और पेपर ले रखे हैं क्या? जी, आप जो है बोले, हम नोट कर रहे हैं। आप सबसे पहले लिखिए COLK जी, आप बोलते हैं 14201। दूसरा आप लिखिए CO 15023। तीसरी लिखिए COS 13235। जी। तीसरी लिखिए COS 17231। जी। और 18231 भी लिख लीजिए। COLK 15201 लिख लीजिए। COLK 16202 लिख लीजिए। ये सारी बिल्कुल पिछले 1-2 साल में रिलीज हुई वैरायटी है। अच्छा। ये बहुत बढ़िया वैरायटी है सर। नई किस्में हैं, इनमें रोग और बीमारियां कम लगती हैं। अच्छा। इसके साथ साथ उत्पादन भी अच्छा है। अच्छा, दूसरा एक चीज और ध्यान रखना कि आप कहीं तुलना इसकी 238 से मत कर देना। अच्छा। हाँ, क्योंकि 238 इतनी अच्छी वैरायटी जो अपने आप में आई, वो लगभग 100 कुंतल पर बीघे के आसपास पैदावार दे रही थी। परंतु इनमें थोड़ा सा ये मन सोचना कि हम जैसे 238 बोते थे वैसे ये भी बोल दे लापरवाही की तरह से, तो इसकी भी इतनी पैदावार आ जाएगी। तो लापरवाही बिल्कुल न बरतें। जी सर। ठीक है, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि जो गन्ने की बिजाई गेहूं काट के करते हैं तो उसमें मूंग और उड़द, तो उसमें क्या है कि अगर उड़द और मूंग करते हैं तो उसकी एक तुड़ाई कर लें, उसके बाद खेत में ही मिला लें। खेत में ही मिला दें। हरी खाद के रूप में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा आपकी ज्यादा बढ़ेगी, और उस समय मेरे ख्याल से जब फसल खड़ी होगी तो कोशिश ये करें कि फावड़े से गुड़ाई करें। फावड़े से गुड़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा मिल जाता है। फिर उसके बाद कल्टीवेटर चला दें तो बहुत अच्छी एक अतिरिक्त फसल भी मिल गई और आपकी गन्ने की भी पैदावार अच्छी मिलेगी। ठीक है, एक और डॉक्टर साहब किसान भाई का एक फोन आ रहा है, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार जी, मैं रघुराज सिंह मान। जी रघुराज सिंह जी। सोनोप
जयपाल सिंह, गाँव आदर्श नंगला, जिला बागपत। जी क्या सवाल है आपका मान साहब? डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँ जी, मैंने ई की बुआई कर दी जी। हरी खाद के लिए मैं उसमें ढांचा बो सकता हूँ जी? ढैंचा नहीं, हरी खाद अगर लेनी है तो उड़द या मूंग ले लें। जैसे ये कहते हैं कि मूंग की एक तुड़ाई करके उसे उसमें मिला दें। अगर उड़द लिया है तो कोशिश करें कि उसकी भी तुड़ाई कर लें। उड़द की तो फसल काटी जाती है वैसे, अगर उसकी एक तुड़ाई करने के बाद में उसको फसल को अगर उसी में मिला दें खेत में, तो हरी खाद का ही एक तरह से काम करेगी। और अगर ढैंचा लगाएंगे तो ढैंचे का उतना फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ढैंचा बहुत जल्दी बढ़ता है आपका। और तो मैं सोचा कि बाद में दवाई मार दूंगा ना। नहीं, मैं बताऊंगा आपको, इनको मैं समझ रहा हूँ ये इनकी कहाँ पूछ रहे हैं। आपके कितनी दूर पे बोया हुआ है गन्ना आपने? कितनी दूरी है? 2 फुट की। 2 फुट। 2 फुट। और आपके यहाँ गाय वाय की क्या समस्या? फेंसिंग है आपके खेत की या नहीं है? फेंसिंग है तारों की? बाउंड्री रखी थी खेत की। गाय वाय की कोई समस्या नहीं है ना? कोई समस्या नहीं है। अच्छा, फिर तो आपके पास में विकल्प काफी ज्यादा है। विकल्प जैसे ये कह रहे हैं, फिर आप जो है अगर 2 फुट पे देखिए, अगर आप ढैंचा बोना चाहते हैं ना तो आपको दूरी 3 फुट करनी पड़ेगी कम से कम। देखिए ढैंचा में क्या है कि एक तरफ से बहुत बीज ज्यादा डलता है और एक तरफ से होती है फॉलिएज। और आपकी बात सही है कि उसमें जो हरियाली है वो ज्यादा होती है और उसको मिलाने से हरी खाद ज्यादा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मूंग में, उड़द में, इनमें यह है कि इनमें आपको दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, पौधे की फली तोड़नी पड़ेगी, और हालांकि इनकम मिलेगी आपको, लेकिन आपको लेबर चार्ज भी इसमें ज्यादा लगेगा तुड़ाई वगैरह में। हाँ। तो आप अगर 2 फुट पे दूरी है तो 2 फुट में तो सह फसली खेती रिकमेंड नहीं करते, बहुत कम है। डॉक्टर साहब मैं सोचा जो छिड़क कर उसमें ढांचा का जो बीज बो दूंगा, एक तो उसमें खरपतवार नहीं हो, और तो इसमें दवाई मार दूंगा जी। फिर भाई ये कभी मत करना, ये गलत है प्रैक्टिस, आपका सोचना ही गलत है। ये फिर वो हरी खाद नहीं हुई। हरी खाद जब होती है जब उसको आप जमीन में मिलाओगे बीच में से, चाहे तो खुदाई करके या ट्रैक्टर से जोत के, तब है। ये काम कभी मत करना। ये आपका ना ढैंचा, उसको आपकी दवाई उसे भी ले बैठेगी आपके गन्ने की फसल को। ठीक है, यही बता करना। नहीं, ये काम मत करो कभी। देखिए चौधरी साहब, एक चीज और है कि जैसे आप दवाई की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे दवाई भी कोई भी मारने के लिए किसी पौधे के लिए अगर की जाती है तो वो सभी पौधों को इफेक्ट आता है, चाहे गन्ने की फसल हो चाहे आपकी ढैंचा की फसल हो, तो उसकी गन्ने की भी बढ़वार तो रुक जाएगी आपकी। गन्ने की बढ़वार भी रुक जाएगी। दूसरा पॉइंट है, इनका उद्देश्य हरी खाद लेना। हरी खाद तो नहीं मिल नहीं पाएगी, वो तो जल जाएगी ना ऊपर, वो जमीन में तो मिलेगी ही नहीं, तो कोई भी पर्पज हल नहीं होगा। और घास उसके साथ भी होती है ढैंचा के साथ, ऐसा नहीं ढैंचा जमेगा तो घास नहीं जमेगी। ठीक है मान साहब, आप ऐसी फसलें लगाएं जिससे आपके खेत को भी नुकसान न हो, उसके साथ आपने जो फसल लगा रखी है उसको भी कोई नुकसान न हो, और साथ साथ ये भी है कि क्योंकि आप दवा छिड़केंगे तो उसमें जो भी आपके आवश्यक और जरूरी उसमें कीड़े मकोड़े हैं उनका भी नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर साहब अब समय हो गया है ब्रेक का। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एक्रोना ही डाले, एक्रोना ही डाले। एक्रोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एक्रोना NPK 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक, IPL का एक्रोना NPK 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो किसान बहन भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला में, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में
इस खाद से फसलें लहराएं। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र सेना है बढ़िया खाद। IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो किसान बहन भाइयों, हमारा कार्यक्रम जारी है गन्ने की पाठशाला और विषय है गन्ना फसल में सहफसली खेती और खरपतवार नियंत्रण। तो चलिए आपको स्टूडियो लिए चलते हैं शिवनंदन जी के पास दोबारा। डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया जी और डॉक्टर सूरज भान जी, आप दोनों का फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। और आज का हमारा विषय है गन्ना फसल में सहफसली खेती और खरपतवार नियंत्रण। जो किसान भाई गन्ना की खेती करते हैं और उसके साथ साथ अगर सहफसली खेती लेना चाहते हैं और उसमें कौन कौन सी फसलें लगाएं, उसके साथ उसमें कभी कभी खरपतवार नियंत्रण की भी जरूरत पड़ती है, तो कैसे करें इसकी विस्तार से जानकारी लेंगे। लेकिन अगर किसान भाई आप विशेषज्ञ से कोई फोन पे बात करना चाह रहे हो तो आपको फोन नंबर बता देते हैं 23421082, 23421083। फोन लगाने से पहले आप दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगा लें। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं, सहफसली की हमने बात कर ली जी, लेकिन खरपतवार की भी बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि ये साल भर की फसल है जी। कुछ तो गर्मियों में समस्या होती है और कुछ बरसात में देखने को मिलती है जी। हालांकि बरसात में जब हमारे किसान भाइयों की फसल बड़ी हो जाती है, उस समय खरपतवार गन्ने की फसल का कुछ नहीं बिगाड़ पाते जी जी। लेकिन जब छोटी फसल होती है उस समय तो खरपतवार नियंत्रण अवश्य होता है जी। देखिए, सहफसली खेती में थोड़ा सा एक खरपतवार नियंत्रण का थोड़ा सा रूप बदल जाता है। जैसे अगर गन्ने की फसल ले रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि 4-5 गुड़ाई हमारी अच्छी हो जाए, एरेशन अच्छा हो, ऑक्सीकरण अच्छा हो, तो हमारे एक तो खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ में गन्ने की बढ़वार भी बहुत अच्छी होती है। जब सहफसली खेती लेते हैं तो अगर हम दलहन की फसल लेंगे तब अलग आपकी बीडी साइड पड़ेगा, और अगर हम मक्का की फसल लेते हैं या हल्दी की फसल लेते हैं तो अलग बीडी साइड पड़ेगा। जैसे अगर उर्द मूंग की फसल ले रहे हैं, उर्द मूंग की फसल ले रहे हैं तो उस समय एक दलहनी फसलों में सबसे अच्छा कारगर है बीडी साइड के रूप में पेंडामेथिलीन। 3.3 लीटर पर हेक्टेयर की मात्रा लगती है, परंतु हम सहफसली के साथ में लेंगे तो हम इसकी आधी मात्रा करेंगे और हुड बांध के स्प्रे करेंगे, तो हमारा कोई भी खरपतवार न चौड़ी पत्ती का न पतली बांध के किस तरीके से हुड, जो स्प्रे मशीन होती है उस पर एक हुड आता है। जैसे लाइन से लाइन की दूरी सहफसली खेती में जैसे हम कहते हैं कि 90 सेंटीमीटर 3 फुट पे अगर होगा तो 2 फुट का करीब एक हुड आता है, ऊपर लग जाता है उसमें स्प्रे मशीन में, जहां से फुहारा निकलता है जी। तो 2 फुट का अगर इस हुड होगा या 1 फुट का होगा तो वो गन्ने की लाइन पे नहीं पड़ेगा, वो जो सहफसली खेती हमने जो 2 लाइनें उर्द की या मूंग की लगाई हैं वहीं पे पड़ेगा, तो वहां पे कोई घास नहीं होने देगा। और अगर हम उसके साथ में मक्का लेते हैं तो मक्का और गन्ना करीब करीब एक ही जैसी फसलें हैं, तो अब वहाँ पे हम अल्ट्राजीन या आपकी सिमेजिन ये डालते हैं, और अगर चौड़ी पत्ती के भी खरपतवार हैं तो 2,4-D भी मिला सकते हैं हम उसमें, तो दोनों का वो खरपतवार नियंत्रण हो सकता है जी। इस पे डॉक्टर तेवतिया जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी ये खरपतवार नाशियों का इस्तेमाल करें, एक बात का विशेष ध्यान रखें। पहली बात तो जब पोरी पड़ जाए गन्ने में, उसके बाद में पोरी के ऊपर खरपतवार की छींटें नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा हो गया उसमें म्यूटेशन हो जाएगा, उसकी आंखें जम जाएंगी और कई तरह की अजीब सी आकृति उसमें निकलने लगेंगी जी। जो भी करें जब तक उसमें पोरी ना बने उससे पहले कर लें, और कोशिश ये करें कि गन्ने पे ये ना पड़े। पेंडामेथिलीन वगैरह वो जनरली यूज करी जाती है प्री इमरजेंस में, जब तक गन्ना ना जमा हो, पूरा खेत खाली हो, उस समय उसका छिड़काव किया जाए, जिसमें उसमें एक ऐसी लेयर बन जाती है कि उसमें खरपतवार को उगने नहीं देती है। लेकिन बारिश वगैरह हो गई, ये हो गई, तो वो फिर बेकार हो जाती है।
तो किसान ये भी कोशिश करें कि एक बार तो कम से कम खुरपी से उसकी निराई कराएं या फावड़े से खुदाई कराएं। उससे फायदा केवल यही नहीं है कि वो खरपतवार को ही हम खत्म करने के लिए ये होते हैं, उनसे जो है जो एरेशन बनता है और जो टिल्लिंग होती है और जो मॉइस्चर कंजर्व होता है, उस निराई या गुड़ाई या फावड़े से खुदाई के बाद में अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ दें आप, तो उसमें इतनी गर्मी बनती है अंदर, तो उसमें टिल्लिंग बहुत अच्छी होती है और नीचे से वो उसमें मॉइस्चर लेते रहते हैं। देखो गन्ने की 1 साल की फसल है, शुरुआत में जब टिल्लिंग हो, जब कम से कम 1 या 2 फावड़े से या खुरपे से, अगर फावड़े से करने वाले नहीं मिल रहे हैं खुदाई, तो लेडीज निराई कर देती हैं, उनसे करवा लें, तो उससे मॉइस्चर कंजर्व हो जाता है और बड़ी अच्छी टिल्लिंग निकल के आती है जी। और जब बिल्कुल ही मतलब ये तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए दवाई वाला। दवाई का तो प्रयोग उस समय करें कि जब कोई दूसरा रास्ता ना हो। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि निराई गुड़ाई जितनी अच्छी होगी, जितना अच्छा इरेशन होगा, टिलरिंग उतनी अच्छी होगी। जी डॉक्टर साहब, एक बात ये भी है कि जैसे अभी कुछ किसान भाइयों ने गन्ने की बिजाई करी थी और उसके बाद ये बरसात हो गई, तो उसके बाद कुछ ऊपर खेत में कड़ी परत जम जाते हैं, तो उसके लिए भी तो निकाई गुड़ाई की जाती है। हाँ, उसके लिए भी निकाई गुड़ाई कर सकते हैं और करनी पड़ती है। या फिर अगर अभी जल्दी में बोया है और वो तो पाटा भी लगा सकते हैं उस पे, या अगर अभी तुरंत ही बोया और बारिश हो गई है तो जैसे ही वो आए जुताई के योग न रहे, तो उसको हल्के हल्के ऊपर से रोटावेटर से भी कर सकते हैं, तो भी ये बड़ा अच्छा होता है। नीचे मॉइस्चर कंजर्व रहती है, ऊपर से मिट्टी सूख जाती है, गर्मी बनती है, तो अंकुरन अच्छा हो जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर किसी किसान ने उसके साथ 6 फसलें ली हुई जी, तो किन बातों का ध्यान रखे जिससे दोनों फसलों पे प्रभाव न पड़े? देखिए, पहले सुना है कि जैसे अभी डॉक्टर तेवतिया जी भी बता रहे थे कि गुड़ाई का जो महत्व है, तो एक पहले हम अंधी गुड़ाई करते थे गन्ने के खेत में, ब्लाइंड में। हाँ, अंधी गुड़ाई करते थे। तो 6 फसली खेती में जैसे गन्ना की बुवाई हो गई और गन्ना की बुवाई के बाद में 6 फसली अगर खेती कर रहे हैं, तो अंधी गुड़ाई करने के बाद में अगर 6 फसली खेती लगाई जाए, कोई भी अगर फसल लगा रहे हैं उसके बाद में लगाई जाए, जैसे बुलंदशहर में बहुत प्रचलन है, आपके मुजफ्फरनगर में बहुत प्रचलन है। हेलो डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि गन्ने में मोथा होता है जी, उसके लिए क्या करें और किस अवस्था में उसमें दवाई लगाएं? जी डॉक्टर साहब, मोथे के लिए जैसे कि आप जान रहे होंगे कि मोथे के नीचे एक जड़ होती है, बहुत है, जड़ में एक गांठ होती है बहुत अच्छी सी मोटी सी, उसे हेल्थ के लिए भी खाया जाता है मोथे की गांठ को। जब तक वो गांठ नहीं मरेगी तब तक मोथा नहीं मर पाता, इसीलिए कहते हैं कि एक अंधी गुड़ाई जरूर कर दें जिससे उसकी गांठ ऊपर आ जाए। डॉक्टर साहब, तो इतनी निराई कोई नहीं कर सकता जो गांठ निकल जाए। हाँ समझे जी, क्योंकि वो काफी गहरी पहुंच जाती है। हाँ, अच्छा 10-20 निकल गई, 2-4 तो रह जाएंगे, वो फूट जाती हैं। हाँ, तो मोथा कभी नहीं मरता दवा से। दवा से नहीं मरता? नहीं, दवा से कभी भी आपने अभी तक देखा होगा मोथा नहीं मर पाता, उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। वैसे चलो मैं बता देता हूँ, एक जो है सेम्परा दवा है धानुका की, वो लगा के देख लेना आप, उसके रिजल्ट अच्छे हैं। तो डॉक्टर साहब, जो आपने दवा बताई है तो इसको किस तरीके से प्रयोग करें? जब मोथा छोटी अवस्था में होता है ना जी, ज्यादा बड़ा होने पे नहीं असर करती है। अगर वो छोटा मोथा है और ये दवा जो मैंने बताई है, मेरे को क्योंकि टेक्निकल नहीं पता है, ब्रांड का पता है, मैं ज्यादा नहीं ले सकता उसका नाम, तो ये इसके रिजल्ट अच्छे मिले, मोथा को खत्म कर देती है। चलो तो बहुत अच्छी बात है। टेक्निकल नेम वैसे में भी बता दूंगा। किसान भाइयों की ज्यादातर शिकायत रहती है कि मोथा जल्दी खत्म नहीं खत्म नहीं होता जल्दी, उसको भी वो 2-3 बार में होगा। जैसे अगर कुछ बच जाएगा तो दोबारा कर दीजिए, हमने खुद अपने खेत पे देखा है करके। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई गन्ने की फसल से भी अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं और उसके साथ चाहते हैं कि 6 फसली जिन्होंने पहले से लगाई हुई है जी, और उनकी मान लीजिए इस समय बसंतकालीन जो बिजाई करते हैं उसमें, जैसे तेवतिया जी पूछ रहे थे, क्या उसमें आप वो ककड़ी वगैरह लगा सकते हैं? जी, ककड़ी लगा सकते हैं। तो क्या इस समय भी आप खरबूजा, तरबूज और ककड़ी की बिजाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं आप। जो जैसे कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं कि जो अपने घर में पॉलीथिन में बीज उगा के रख लेते हैं, ज्यादा अच्छी इनकम चाहिए तो बीज उगा के पॉलीथिनों में रख लेते हैं। तो वो जैसे कि ये अभी जाड़े में बीज जमता नहीं है,
जैसे खीरे का हो या आपका ककड़ी का हो या खरबूजे का हो या तरबूज का हो, ये बीज जाड़े के सीजन में नहीं उग पाता है। तो किसान भाई ज्यादातर पॉली हाउस में या अपने घर में पॉलीथिन में ये थोड़ा सा एरेशन के लिए जगह बना के बीज एक एक लगा के और वो अपनी पौध तैयार कर लेते हैं। अगर किसी किसान भाई के पास में अगर इस तरह की पौध है तो उससे फल बहुत जल्दी मिलेगा, तो रेट बहुत अच्छे मिल जाते हैं उसके। और दूसरा, टमाटर की पौध भी तैयार कर सकते हैं, तो टमाटर अगर लगाना चाहें तो टमाटर भी लगा सकते हैं। डॉक्टर तेवतिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा शिवनंदन जी पर्सनल एक्सपीरियंस है इसका, खरबूजे का, तरबूज का, काशी फल का, ये सारे खीरे का, करेले का। बस मैं किसान भाइयों को एक ही बात बताना चाहता हूँ, जो सावधानी रखें जी। एक तो बीच में बोए, गन्ने वाले कूड़ में ना बोए। दूसरा, जो उसकी बेल है उसको गन्ने वाले कूड़ में ना आने दें। देखो 4 फुट में ही बोए पहली बात, तो 2 फुट वाली में बो दिया, सारी गन्ने की फसल तुम्हारी उसमें ना ब्यात होने देगी ना कुछ होने देगी, पूरे को आच्छादित कर लेगी। ये जो फसलें पत्ते जो होते हैं इनके चौड़े चौड़े, मेरा ये अनुभव है कि गन्ने को होने ही ना दे फिर ये, अगर क्योंकि कम से कम 3-4 महीने की फसल होती है। और उसके बाद में अगर आपने कूड़ को अलग रखा और उसको ढकने ना दिया, छाया नहीं होने दिया, तो कामयाब हो गया आपके। नहीं तो सारे खेत में ऐसे पत्ते हो जाएंगे चौड़े चौड़े, उसको धूप चाहने वाली फसल है जो ये है गन्ने की, और उसे धूप नहीं मिलेगी, ना आपके में टिल्डिंग होगी, ना बढ़वार होगी, कुछ नहीं। मेरा खुद का उखाड़ के उनको अलग करना भी मुश्किल हो गया, इतना बढ़वार हो जाती है इनकी। और जो लेबर इंटेंसिव है ये, उसकी रोज तुड़ाई होगी आपकी, करेला तोड़ोगे, ये तोड़ोगे, खरबूजे तोड़ोगे, तरबूजे तोड़ोगे, रोजाना का चक्कर है। तीसरे दिन इतने ही खरबूजे आ जाते हैं, तो उसमें लेबर बहुत लगेगी। तो भाई जिसके पास लेबर का इंतजाम हो वही इस काम को करे। अच्छा, दूसरा ये भी है कि ये बेल की फसल है, तो गन्ने की जैसी बढ़वार होगी तो गन्ने के पौधे पर भी चढ़ जाती है। आय भी तो मिलेगी। मैं कह रहा हूँ जो लेबर हो उसको दूर कर सके, वो भी रोजाना पहुंचेगी, उसमें कूड़ में रोजाना बेल पहुंचेगी उसकी। संक्षेप में शिवनंदन जी 4-5 बातों का किसान भाई ध्यान रखें जी। 6 फसली के इंटरेस्टेड है तो 4 फुट से कम पे बुआई ना करें, नंबर एक। नंबर 2, उसके हिसाब से फसल बोएं जो आपके पास लेबर का इंतजाम हो, चाहे तो किराए की हो या घर की हो। अगर लेबर नहीं है तो ऐसी फसल बोएं जिनमें लेबर की कम जरूरत पड़े, जैसे कि आपका उड़द और मूंग हो गई। जो है ये देखें कि पानी की आवश्यकता और खाद की आवश्यकता दोनों फसलों की पूरी करें जी। और उनको जो है विशेषकर खरपतवारों से बचा के रखें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर सूरज भान जी, डॉक्टर यूएस तेवतिया जी आप कार्यक्रम में आए और गन्ना फसल में सहफसली खेती और खरपतवार नियंत्रण विषय पे बहुत अच्छी जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो या दालें, हर खेती में एक्रोना ही डाले, एक्रोना ही डाले। एक्रोना का किसानों से वादा, लागत कम और लाभ होगा ज्यादा, लाभ होगा ज्यादा। खेतों में डालो बेधड़क एक्रोना NPK 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। फसलों की जड़ों को मजबूत बनाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए, हर मौसम में फसलें लहलहाए। खेती के लिए बहु पोषक उर्वरक, IPL का एक्रोना NPK 16 उर्वरक। रबी हो या खरीफ, हर प्रकार की फसल के लिए वरदान 16 उर्वरक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो किसान बहन भाइयों, इसी के साथ आज का फोन इन कार्यक्रम और कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।